दलित इंजीनियर की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस बी सुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मलिंगा को 2 सप्ताह के दौरान सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक मलिंगा और उनके कार्यकर्ताओं पर मार्च 2022 में बिजली विभाग के एक सहायक अभियंता की पिटाई का आरोप है। इस पिटाई में सहायक अभियंता गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया गया कि इस दौरान उनकी 22 से भी ज़्यादा हड्डियां टूटी। 2.5 साल तक उनका इलाज चल रहा है, अब तक चल रहा है और अब तक वो सामान्य नहीं हो पाए। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत पीड़ित और उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे, उनसे बातचीत की उन्होंने और विस्तार से मौजूदा हालातों की जानकारी भी ली है। 28 मार्च 2022 को एक धौलपुर के जो बागी विधायक हैं उनके द्वारा एक जो सहायक जो अभियंता रहते हैं बिजली विभाग के अंदर, उनके साथ मारपीट का मामला सामने आता है और उस मारपीट इतनी भयावह होती है कि उस सहायक अभियंता जो हर्षाधिपति उनका नाम बताया जाता है, उनके शरीर में इतनी चोटें आती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले 2.5 साल से उनका इलाज कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी है हर्षाधिपति की, पिछले 2.5 साल से यहाँ पर जो है खड़ी हुई है और आप देखेंगे टायरों की जो स्थिति है वो इस तरीके की कि लगातार जो है इस गाड़ी का यूज़ नहीं होने के चलते जो धूल और मिट्टी की वजह से जो टायर है वो भी अब जो कह सकते हैं इनके अंदर जो हवा का जो प्रेशर रहता है वो अब कम हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है घर हर्षाधिपति का घर है और आप देखेंगे कि इस घर के अंदर उनके परिवार के लोगों से भी मैं बात करूँगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या कुछ उनके परिवार के अंदर जो स्थिति है वो रही, उसके बारे में भी जानेंगे। और आप देखेंगे कि ये छोटा सा एक घर है जिसके अंदर हर्षाधिपति और उनका जो परिवार है वो रहते हैं और उनके परिवारजनों से भी बात करेंगे क्या कुछ कहना है। और जो ये घटना घटी थी, इस घटना के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि इनके परिवार के जो अदर जो फैमिली मेंबर्स है हर्षाधिपति के अलावा वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पे तो परेशान हुए ही हुए, इसके अलावा जो आर्थिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ी। मेरे साथ हर्षाधिपति के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करूँगा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो 28 मार्च 2022 की ये घटना है, आज 2 साल 7 महीने हो चुके हैं और आप देखेंगे कि आपका कह सकते हैं कि हर्षाधिपति है वो शारीरिक तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपकी जो बड़ी बेटी हैं, छोटी बेटी हैं, वो कानूनी तौर पे अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रही है। चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान, हर जगह वो अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि जिस तरीके से राजनीति में गुंडे तत्व घुस गए हैं और सत्ता का और शासन का संरक्षण और सहयोग लेकर के लोगों में समाज में आतंक फैलाते हैं और अपनी दबंगई दिखा के, गुंडागर्दी दिखा करके रोब झाड़ते हैं, ऐसी चीज़ों पे जितना जल्दी हो सके अंकुश लगना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई गिरिराज सिंह मलिंगा जो कि पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस से और अभी हाल में बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं, उनको 2 वीक के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है, इस आदेश को लेके आप क्या कहें? ये सत्य है कि न्यायपालिका का जो आदेश है अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसके पीछे एक बात आप देखिए, कितने दिन बाद आया ऐसा आदेश, कितनी मेहनत के बाद आया और कहां से आया। देश की सर्वोच्च अदालत को इस मामले में इस प्रकार का आदेश देना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि यदि कोई और होता तो क्या ऐसी लड़ाई लड़ सकता था। बाड़ी से लेकर के ये युद्ध दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली तक चला गया। एक छोटी अदालत से लेकर के ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, क्या कोई व्यक्ति, हम तो इतने सक्षम नहीं है, साहब कहते हैं हमारे पास ना इतना बाहुबल है ना धन बल है। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है कि हर्षाधिपति की बहन है और मैं, हम थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
हमने लॉ पढ़ रखा है, मालती एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर एडवोकेट है एक तरीके से, बेटा भी अधिपति हैं, उनको भी BTech आपने एमएल भी है। एलएलबी करवा रखा हाँ, है। तो ये सब इस वजह से हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वजह से। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब ये घटना घटी थी मार्च 2022 के अंदर, तो आपको कब पता चला कि इस तरीके की उनके साथ घटना घटी है? मैं एनडीटीवी को स्पष्ट रूप से बताऊं, मेरे कमरे में बैठा हुआ था, बिल्कुल। मेरे पास मेरे एक मित्र भी बैठे थे। अचानक ये मेरी बेटी जो डॉक्टर है, ये एकदम चिल्लाती हुए, पापा पापा हनी को मार दिया। इसका घर का नाम पैट नेम हनी है, बच्चा हर्षाधिपति को हनी बोलता है। पापा हनी को मार दिया, हनी को मार दिया, हनी को मार दिया, ये शब्द कहती हुई आई थी। अब आप सोच सकते हो उस वक्त मेरे पे क्या बीती हुई है। उस वक्त तुरंत हम जिस भी स्थिति में थे, यहाँ से रवाना हुए, रास्ते में बाड़ी के लिए, मतलब धौलपुर के लिए। रास्ते में हमें पता चला कि इतना सीरियस है कि उसको बाड़ी से हमने धौलपुर और धौलपुर से आगरा के लिए शिफ्ट कर दिया डॉक्टरों ने, इतना सीरियस है वो। तब हमने रास्ते से आगरा का रूट पकड़ लिया। भरतपुर से मैं आगरा का रास्ता ही नहीं जानता था, कहाँ जाना है, मैं कभी गया नहीं उस रूट पे। तो मैंने मेरे एक मित्र हैं वहाँ, एडवोकेट प्रमोद जी शर्मा साहब, वो मेरे साथ पड़े थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। तो वो जैसी हालत में थे, चप्पलों में और टी शर्ट में और साधारण कपड़ों में, आगे, और वो हमारे को आगरा लेके गए हॉस्पिटल में। जब मैंने इसको बेड पे देखा, उस अस्पताल को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे, तो मैं आपको क्या बताऊं, शब्द नहीं थे, मैं कह नहीं सकता मतलब उन शब्दों में। ऐसे लग रहा था किसी ने खून भरी बाल्टी मेरे बेटे के ऊपर उड़ेल दी हो, इतना लाल था ये खून से। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हर्षाधिपति जी हैं और सबसे बड़ी बात है, इनका आप बेड देखेंगे तो एक पूरा स्ट्रेचर है। हॉस्पिटल के अंदर जो बेड उपलब्ध करवाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, उसी स्ट्रेचर पे ये लेटे रहते हैं। और इनकी अगर दिनचर्या की बात की जाए तो खड़े होने के लिए ये जो आप देखेंगे कि जो स्टील के और प्लास्टिक के द्वारा ये जो इनके खड़े होने के लिए जो स्टैंड बनाए गए हैं, उन स्टैंड के माध्यम से ही वो चल पाते हैं, और वो भी किसी दूसरे की सहायता के साथ। और साथ ही मैं उनकी बड़ी बहन है, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यूरिन के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक यूरिन जो के लिए एक बोतल है वो रखी गई है, क्योंकि इनको अपने किसी भी पर्सनल जो कार्य होते हैं वो करने के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है हर्षाधिपति और उनके मम्मी पापा के साथ। ये लगभग चौथी क्लास में थे तब की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर है ये हर्षाधिपति की है जब वो नौकरी लग चुके थे, उस दरमियान की फ़ोटो है। उनकी बड़ी बहन है, उनसे भी मैं बात करूँगा। मैम, जिस तरीके से ये जो घटना घटी और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 2 वीक के अंदर आपको सरेंडर करना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? मेरे पास तो बहुत कुछ है नहीं कहने के लिए। मेरे लिए तो मेरा एक छोटा भाई है जो पिछले 2.5 साल से बेड पर है। एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का, आप जिसे कह सकते हैं। इनकी एज में बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं। स्टडी में काफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, इनका आईक्यू भी बहुत हाई है। और ऐसे बच्चे के साथ में कोई गुंडा, सड़क छाप, मवाली टाइप नेता आप बोलते हैं लोग उनको, बट ऐसे लोगों को ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए जहां वो किसी भी एक मासूम इंसान के साथ में, किसी भी इंसान, कैसे भी एक ऐसा प्रतिभाशाली इंसान के साथ में वो ऐसी स्थिति में उसको पहुंचा दे कि वो 2.5 साल से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे पड़े रह के अपने ठीक होने का इंतज़ार कर सकते हैं। और आपने मुझसे पूछा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें अब सिस्टम है, जैसा सिस्टम चल रहा है। बहुत लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ी है मालती जी। लड़ाई तो सर हमारी सारी ज़िंदगी चलेगी। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, और शायद ये एक इंसिडेंट के साथ में थोड़ा सा लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि आवाज़ उठाई जा सकती है, बोला जा सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा, क्योंकि जिस तरीके से जब आपके पिताजी से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि आप दौड़ते हुए अपने पिताजी को बताती हैं कि ये हनी यानी हर्षाधिपति को किसी ने मारा है। तो आपको किसका कॉल आया था उस दरमियान, और क्या उस टाइम आप कहाँ थे? मैं अपने घर में ही थी। मैं क्लिनिक से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही घर में आई थी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे पास कॉल आता है, हनी के फ्रेंड का एक कॉल आता है, जिनको हनी लास्ट बिल्कुल कॉल किया था, क्योंकि उस टाइम पे इनके फिंगर्स तक फ्रैक्चर थी, इनके हाथ पैर टूटे हुए थे, ये मूव नहीं कर सकते थे। इनका फ़ोन इन्होंने जैसे तैसे टेबल से नीचे गिराया और अपनी लास्ट फिंगर को हिलाते हुए उन्होंने लास्ट डायल नंबर पे कॉल किया। तो जो लास्ट डायल नंबर पे कॉल था उनका मेरे पास कॉल आया कि दीदी, हर्ष को
वहाँ पे उन लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है और शायद वो नहीं है अब। उसको ऐसा लगा। मेरे तो पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है। हम सबका मतलब बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। मैं तो पापा के पास गई, मेरा तो समझ ही नहीं आया। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया है और फ़ोन करो किसी को, पूछो। मेरे पास इनके हेल्पर का नंबर था, इनके ऑफिस का एक पियोन था, बहुत पहले कभी वो कभी आए थे तो उनका नंबर था। मैंने उनको फ़ोन करा तो वो भी फ़ोन पे रो रहे थे कि दीदी भैया को मार दिया उन लोगों ने, बहुत बुरी हालत है, खूब खून बह रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बात करा दो इनसे। तो ये बात करने की हालत में नहीं थे, तो कह रहे थे हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो इनके जब आपको पता चला था, जब क्योंकि आप लंबे समय से जो एडवोकेट मालती हैं वो तो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन जब हम लोग एसएमएस जाते थे, जब उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था डॉक्टर्स के द्वारा, तब देखा जाता था कि आप सबसे ज़्यादा उनके साथ रहते थे, सबसे ज़्यादा टाइम आप ही उनको देते थे, जैसे उनको खिलाना है या फिर ड्रेसिंग वगैरह करवानी है। तो उस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि इनके कितनी चोटें आई, कितने इनके मतलब दिक्कतें थी, वो चीज़ थोड़ा सा। सर चोटें तो इतनी थी कि शायद उस बारे में उस वक्त बोलना ही बहुत विवाद सा बन गया था, क्योंकि अखबारों ने कुछ और छापा, हम कुछ और कह रहे थे। मुझे बड़ी ही पर्सनल तरीके से वहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे बताया था, उस वक्त थे वो, अब वो शायद नहीं है वहाँ पर, कि दीदी मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने हर्ष के एक्सरे देखे हैं और उनके 36 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं। ये सुनकर मतलब शायद किसी को यकीन भी नहीं होगा कि किसी के शरीर में 36 से ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बट इनके इतने फ्रैक्चर्स थे कि डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इनको हम बचा पाएंगे क्या, क्योंकि पिछले जब से ये एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में कुछ 18-20 दिन तक तो इनका ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। ये हर्षाधिपति की बड़ी सिस्टर हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हर्षाधिपति के जो चोट के निशान आप देखेंगे कि पूरे दोनों पैरों पे आप देखेंगे कितनी जो गहरे चोट के निशान हैं, जिनकी वजह से आज भी जो है हर्षाधिपति चलने के जो कह सकते हैं कि चलने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर्षाधिपति हमारी जल्द दुआ है कि आप जल्द से जल्द उठें अपने पैरों पे और अपना जो काम है डेली रूटीन का या फिर अन्य जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप करें। क्या कुछ कहें? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर इस चीज़ के लिए। ये आपकी और जाने कितने सारे लोगों की दुआएं हैं जो आज मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे। और उम्मीद है सर कि बुराई तो हारेगी और एक छोटा सा ग्लिम्स सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जीत अच्छाई की होगी और जीत हमेशा कानून की ही होगी। कानून से बड़ा, देश से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई होता नहीं है सर। चाहे कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली अपने आप को कुछ भी समझने लगे कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा हो, वो किसी इंजीनियर के मुंह पे पैर रख के भी अगर खड़ा हो रहा है ना एक दिन, तो भी उसको कानून के सामने झुकना पड़ेगा सर। कहने का मतलब है कि कानून सबसे बड़ा है। बिल्कुल सर। अगर आप किसी की पूरी बॉडी को तोड़ के उसके मुंह पे खड़े होके ये सोच रहे हो कि मैं 3 बार का एमएलए हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका कर्म ही उसका बिगाड़ेगा सर, और कोई नहीं बिगाड़ेगा। आज उसने मेरे साथ ये चीज़ करी है, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां झेली है, झेल रहे हैं, लेकिन ठीक है, परेशानियों का अंत भी होगा सर। और मेरे घर वालों की जो मेहनत है, मेरे माँ बाप की जो दुआएं हैं मेरे लिए, आप लोग सब जो मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा ही ना सर। लेकिन हर्ष, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो बात हुई थी किस वजह से बात हुई जिसकी वजह से इस तरीके की बड़ी जो कह सकते हैं कि घटना है वो उसको अंजाम दिया गया? सर काम कर रहे थे, आई वॉज डूइंग माई जॉब, और बिजली विभाग है, पैसे नहीं जमा कराएंगे आप बिल के तो कनेक्शन कटेंगे। सबके कटते हैं सर, आप और मैं भी तो बिल जमा कराते ही हैं। अब कोई इंसान अपने आप को या अपने जातीय वर्चस्व को इतना बना ले या सोचे कि मैं अगर लोगों को फ्री में बिजली प्रोवाइड करा के वोट ले सकता हूँ, या जो भी उनके हित रहे होंगे, वो कन्फ्लिक्ट रहे होंगे, पता नहीं सर। बाकी जो अपराधी है वो बता सकता है कि उसने अपराध क्यों किया। मैं तो मेरा काम कर रहा था, आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब and I was trying to fulfill my duties and then it happened। और मैं तो मंडे था, अच्छा दिन था, ऑफिस आए थे, बैठे थे। एनर्जी के सामने आपको मैं दिखाऊंगा
कि ये वो रूम है जहाँ पर पिछले 2.5 साल से जो हर्षाधिपति के पिताजी हैं वो इसी सीट पे बैठते हैं और अपना जो पूरा समय है यहाँ पर व्यतीत करते हैं। उनका यही कहना है कि जब से उनके बच्चे के साथ ये घटना घटी है उसके बाद उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे कि इसके अंदर हर टाइप की जो भारत के संविधान के अंदर शायद आप देखिए सिविल विधि संग्रह है, माइनर एक्ट्स हैं, इसके अलावा क्रिमिनल केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। तो ऐसी तमाम जो कानून के बारे में जो बुक्स बताती हैं उनके अंदर जो प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं वो बुक्स पढ़कर वो अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं। और